अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। रागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने साथ साथ अपने से जुड़े लोगों का भी ख्याल रखा करें इस सर्द मौसम में, क्योंकि वो बहुत बेहद ज़रूरी होता जा रहा है। इसके साथ साथ माहौल का भी ख्याल रखें ताकि ये जो स्मॉग है इसकी फ़रियत से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल हो सके। तो आज प्रोग्राम का आगाज़ किसी अच्छी बात के साथ, किसी कहानी के साथ या किसी मशवरे के साथ नहीं करूँगी। आज हम बात करेंगे जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उन्हें कहा जाता है, कि बच्चों और नौजवानों के हवाले से दोनों के लिए ना स्पोर्ट्स और गेम्स खेलना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह हमारी तालीमी सरगर्मियाँ बच्चों की तरबियत करती हैं, बिल्कुल उसी तरह जो हेल्दी स्पोर्ट्स होती हैं ना, वो भी उनकी नशोनुमा में एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करती है और उनकी शख्सियत को निखारती भी है। बहुत से पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई तक महदूद रखते हैं, बहुत स्ट्रिक्टनेस करते हैं कि सिर्फ आपने पढ़ना ही है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं और अपना बिल्कुल भी वक्त उन एक्टिविटीज़ में वेस्ट नहीं करना है। और इस रवैये की वजह से मुझे लगता है कि जो बच्चों की मुकम्मल पर्सनैलिटी है वो डेवलप नहीं हो पाती है। कोई भी खेल हो, चाहे वो क्रिकेट है, हॉकी है या फुटबॉल है, इससे नौजवानों की फ़िज़िकल फ़िटनेस बरकरार रहती है। बल्कि खेल कूद ना सिर्फ फ़िज़िकल हेल्थ के लिए अच्छा होता है हमारी, बल्कि इससे हमारी जो ज़हनी सेहत है ना, उस पर भी बड़े पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि टीम वर्किंग, आपसी हम आहंगी, ताउन और बर्दाश्त से लेकर जज्बा जुनून जैसी इंसानी जो खूबियाँ हैं ना, इन लोगों में ज़्यादा पाई जाती हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई स्पोर्ट्स ज़रूर करते हैं। यहाँ के इंडोर गेम्स से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहले के ज़माने में घरों में इतनी इंडोर गेम्स खेली जाती थी, ख़ास तौर पर कार्ड्स खेले जाते थे, लूडो खेली जाती थी, शतरंज खेली जाती थी। ऐसी गेम्स थी जो स्ट्रेटजी मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेसिटीज़ है ना हमारी, उसको बेहतर बनाती है। आपका जो माइंड होता है उसको अच्छे तरीके से वर्क करना सिखाती है कि आपने कोई ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन में फंस जाता है तो आपको उसमें किस तरह फैसला करना है, डिसीजन मेकिंग आपको करना सिखाती है। हाँ, ये सच भी है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, मगर एक बैलेंस्ड वे में रह कर इन चीज़ों को लेकर चलने में कोई हर्ज नहीं है। तो वालिदैन अपने बच्चों को ना सिर्फ स्पोर्ट्स करना सिखाएं, बल्कि मुझे लगता है ज़रूरत पड़ने पर ख़ुद भी उनके साथ मिलकर खेलें ताकि घर का जो माहौल है इसे खुशगवार बनाया जा सके। हमारे बच्चे जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ या तो स्टडी में मसरूफ़ रहते हैं या फिर उन्हें गैजेट्स दे दिए जाते हैं, मोबाइल फ़ोन्स दे दिए जाते हैं कि आप इसके ऊपर आपका जो बाकी का टाइम है, जो फ्री टाइम है, आप इसके ऊपर कुछ भी देख लें। वो जो अब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं, उसके अंदर से जो एनर्जी अब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं, उसमें वायलेंस उन्होंने देखना है, उसमें तशद्दुद देखना है, उसमें उन्होंने अग्रेशन बहुत ज़्यादा देखना है। तो उसकी वजह से जो उनके बॉडी के अंदर जो चेंजिंग्स होती हैं, जो हार्मोनल चेंजिंग होती है, वो नहीं हो पा रही होती है। तो वो जो देख रहे होते हैं वो अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो जब आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तब आपके जो हेल्दी हार्मोन्स, ये कह लें कि पॉजिटिव हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होते हैं और आपका जितना भी अग्रेशन होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। आपका मूड अच्छा रहता है, आपका मेंटल लेवल बहुत अच्छा रहता है, वो बढ़ता जाता है। आप फिज़िकली जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं, मेंटली स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है आप अपने इमोशंस को किस तरह आपने गैदर करना है, उनको कंट्रोल किस तरह करना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, वैसे भी दिल नहीं करता बाहर निकलने का, तो ज़रूरी नहीं है कि बाहर निकल के ही आपने कुछ करना है। आप घर में, जिस तरह मैंने बात की कि इंडोर एक्टिविटीज़ की, इंडोर गेम्स की, कि पहले ज़माने में इतनी खेली जाती थी। मतलब हम जब छोटे थे, अभी भी वैसे छोटे ही है हम जब छोटे थे हम इतना ज़्यादा खेला करते थे। अब तो बच्चे बाहर निकल के गली में खेलते ही नहीं है, अंदर बैठे रहते हैं, फ़ोन्स पे लगे रहते हैं। तो इसलिए उन्हें थोड़ा सा मौका दें, वो बाहर जाके हेल्दी एक्टिविटीज़ में
इन्वॉल्वमेंट शो करें। आप भी बच्चों के साथ वहाँ पर बैठे उन्हें बताएं कि हम लोग अपने बचपन में किस तरह खेला करते थे, हमारे तब के ज़माने में कौन कौन सी ऐसी गेम्स होती थी। अब बच्चों को तो अब पता भी नहीं होगा, तो आप उन्हें गाइड करें, उन्हें बताएं कि उन्होंने किस तरह खेलना है और हेल्दी एक्टिविटीज़ में उन्हें इन्वॉल्व किया करें, ना कि उन्हें फ़ोन दे दिया और वो एक साइड पे बैठ गए और हमारे सर से ना एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया कि चलो ठीक है बच्चे फ़ोन में लगे हुए हैं तो ठीक है हम बाकी अपना काम कर लेते हैं। दिस इज़ वेरी बैड, उनके फ्यूचर के लिए ये बहुत बुरा है। ये आपको अभी भी हमें नहीं पता चलेगा, जैसे ही कुछ साल गुजरेंगे और जब बच्चों के अंदर वो ट्रेट्स, वो आदत पुख्ता होना शुरू हो जाएंगी, फिर हम कहेंगे बच्चे पता नहीं कहाँ से सीखते हैं। बच्चे कहीं से नहीं सीखते, बच्चे वो जो गैजेट्स हैं, वो जो चीज़ें देख रहे हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं, उससे सीखते हैं बच्चे। तो इसलिए ख़ास करके बच्चों का ख्याल रखें। तो ये आज का पैगाम था कि किस तरह बच्चों को स्टडीज़ के साथ साथ बाकी चीज़ों में भी इन्वॉल्व करवाना चाहिए। तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी वालिदैन की होती है। तो उनसे मेरी आज की ये रिक्वेस्ट थी। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, कुछ पाकिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं। वैसे तो दुनिया भर में आलमी रिकॉर्ड्स बनते भी हैं, टूटते भी रहते हैं, और कुछ तो ऐसे नाकाबिले यकीन रिकॉर्ड्स भी होते हैं कि उनको देख कर ना हमारी अक्ल दंग रह जाती है। और फिर जब बात हो पाकिस्तान की तो फिर हैरत के साथ खुशी भी होती है। और हुरिया बतूल जैसी जो न्यू टैलेंट है वो हमारे पास आता है, और हुरिया बतूल ने कम उम्री में वो कारनामा अंजाम दिया है कि बड़े से बड़े तुरम खान भी सोचने पर मजबूर हो जाएं कि इतनी कम उम्री में बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे काम कर रही हैं और कैसे इतनी कम उम्री में ये एजाज़ हासिल किया उन्होंने मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ। और कौन सा ऐसा जज्बा था कि हुरिया कम उम्र तरीन CA सर्टिफाइड बन गई हैं, और ये एजाज़ आलमी रिकॉर्ड बना और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे बाकायदा तस्लीम भी किया है। तो आज हुरिया इस वक्त इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी भी हमने उनसे मुलाकात करवानी है, उनकी जर्नी के बारे में जानना है, उनके फ्यूचर गोल्स के बारे में जानना है। तो आपकी मुलाकात कराते हैं हुरिया से। हुरिया, वेलकम टू जागो लाहौर, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू। मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हुरिया, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आया है। तो कब सोचा था, और ये कब, मतलब ये CA जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाइड बन गई आप, तो ये कब किया है आपने? अच्छा, सो बेसिकली ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी। अच्छा। मेरी मैंने 7th ग्रेड अपना कंप्लीट किया, सो आई वाज लाइक 12 इयर्स ओल्ड, जो नॉर्मल लाइक रेगुलर स्टूडेंट। 7th ग्रेड के बाद माय फादर वाज अ प्रोफेसर, तो वो A levels को पढ़ाते थे, तो ही जस्ट टुक मी टू हिज अकेडमी वंस। अच्छा। इट वाज मार्च में मेरा 7th ग्रेड कंप्लीट हुआ था, सो लाइक समवेयर इन अप्रैल वो मुझे अकेडमी ले गए। तो उधर ही जस्ट हैड अ डिस्कशन विद हिज फ्रेंड, जो कि मेरे टीचर भी, सर नवाज, अकाउंट्स मैंने उनसे पढ़ा था। तो ही सेड कि यार इसको ना हम O levels कराते हैं, बट लेट्स नॉट जस्ट कि हम उसको स्कूल के थ्रू करा लें और वेस्ट है 4 years, हम इसको प्राइवेटली अपेयर करवा देते हैं इन दिस अटेम्प्ट। अच्छा। सो लाइक मार्च में मेरे एग्जाम्स हुए थे, एंड इन नवंबर आई अपेयर्ड इन 4 papers ऑफ O levels। और बाय नेक्स्ट अटेम्प्ट मैंने O levels अपना कंप्लीट कर लिया था। आई वाज 13 years old। अच्छा, मतलब वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने कर लिया? हाँ। तो उससे नेक्स्ट ईयर जब मैंने O levels कर लिया, तो इन्होंने कहा कि जी, मेरे फादर ने कहा कि अब नेक्स्ट ईयर A levels भी कर लो 1 साल में। अच्छा। तो नेक्स्ट ईयर मैंने बाय 14 मैंने A levels अपना कंप्लीट कर लिया। वाओ। तो दिस वाज बेसिकली माय फादर्स ड्रीम। जब मैंने O levels अपना स्टार्ट किया था, तो एट दैट टाइम इट वाज हिज ड्रीम कि एक रिकॉर्ड बनाना है मैंने। अच्छा। आई ऑन द अदर हैंड वाज नॉट दैट होपफुल, बिकॉज मैं उस तरह से एक्सपेक्टेशंस अपनी नहीं रखना चाहती थी, बट इट वाज माय फादर्स ड्रीम। बाय 14 जब मेरा A levels कंप्लीट हो गया था, तो आई जस्ट स्टार्टेड माय CA। बाय 19 आई क्वालिफाइड। Mashallah. It was in 2016. Record I just claimed last week in the Guinness. तो मतलब CA देखकर या सुनकर ही एक दिमाग में आता है यार, अकाउंट्स है, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, हमने बड़ी मुश्किल पढ़ाई होगी इसके अंदर, स्टडी आपको कहते हैं ना वो बुक वर्म बनना पड़ता है। तो आप भी बुक वर्म थी, या आप एक अच्छी कह लें कि स्टूडेंट थी कि जिसको हर चीज़ आराम से याद हो जाती थी? नहीं, आई वॉज नॉट दैट स्टूडेंट कि जिसको मैं अपने आप को कभी भी ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं कंसिडर करती थी। हूँ भी नहीं, बिकॉज इवन मेरे CA में भी मेरे पेपर्स, बिकॉज फेलियर रेशो, अगर आपको आपने देखा हो फेलियर रेशो काफ़ी होती है CA में, तो मेरे पेपर्स भी रहे थे 1-2। अच्छा। तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, और बिल्कुल पढ़ना उसके लिए CA के लिए काफ़ी पड़ता है, बट आई थिंक वो इट अप्लाइज टू ऑल फील्ड्स। आपको हर फील्ड में पढ़ना पड़ता है, अगर आपने ग्रो करना है आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का मुझे शौक भी था,
अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो इस वजह से आई थिंक ज़्यादा पढ़ती थी, जितनी ज़रूरत नहीं भी थी उससे भी ज़्यादा पढ़ लेती अच्छा। थी कभी। बट अगर मैं सीए के लिए बात करूँ तो आई थिंक जितना रेगुलरली अगर आप मेडिकल में या इंजीनियरिंग में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स पढ़े होते हैं, उतना ही पढ़ के आई थिंक सीए भी हम पास कर लेते हैं। अच्छा, कर लेते हैं, उतना ही पढ़ना पड़ता है जितना बाकी फील्ड में पढ़ना पड़ता है। एग्जैक्टली। हाँ। तो लेकिन कंसिस्टेंट कितना रहना पड़ता है? बिकॉज बच्चे होते हैं वो कहते हैं अच्छा नहीं हो पा रहा, नहीं पढ़ा जा रहा, तो हम कुछ और कर लेते हैं, हम अपनी फील्ड स्विच कर लेते हैं, हाफ में आके फील्ड स्विच कर लेते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट रहना किसी चीज़ के हवाले से कितना ज़रूरी है? अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, एंड व्हाट आई बिलीव इज़ द मेजर रीज़न कि फेलियर रेशो क्यों है सीए में, दैट्स बिकॉज के कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स मैं देखती हूँ कि वो अपने पैशन से नहीं आ रहे होते। वो इसलिए आ रहे होते हैं बिकॉज इसमें एंट्री ज़रा आसान है, उसका से मेरिट पे नहीं आना पड़ता आपको, तो दे जस्ट थिंक कि अच्छा चलो सीए कर लेते हैं और कुछ नहीं करना, सीए कर लेते हैं। हाँ। तो बट आई बिलीव कि जो लोग भी पैशन से आ रहे हैं, अपने जो इंटरेस्ट से आ रहे हैं, जिनको लगता है कि हाँ दिस इज़ देयर थिंग, तो वो क्वालिफाई भी कर जाते हैं, टाइम से क्वालिफाई कर जाते हैं। और कंसिस्टेंट रहना, पैशन, डेडिकेशन ऑब्वियसली फिर ज़रूरी भी है। अगर आप अपने इंटरेस्ट से आ रहे हो, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, फिर आप नहीं सोचते, फिर आप डेडिकेटेड होते हो। सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, एंड सिर्फ सीए में नहीं, हर फील्ड में। हर फील्ड में है। तो आपने 2016 में किया था ये, तो अभी आपने क्यों क्लेम किया, तब क्यों नहीं आपने क्लेम किया? इसके क्या रीजन? बेसिकली मैंने जिस तरह आई मेंशन्ड अर्लियर कि इट वाज माय फादर्स ड्रीम। तो जब मेरा रिजल्ट अनाउंस हुआ इन अगस्त, सो माय फादर पास्ड अवे अ कपल वीक्स आफ्टर दैट। तो उसके बाद मेरा थोड़ा उधर से इंटरेस्ट उस तरीके से हट गया था। बट अच्छा, अब तक आई यूज्ड टू बिलीव कि दिस इज़ माय पर्सनल अचीवमेंट। अच्छा। तो बट अब रिसेंटली इन सितंबर, बिकॉज ये टाइटल एग्जिस्ट नहीं करता था आई थिंक इन गिनेस, सो इन सितंबर एन इंडियन गर्ल क्लेम दिस रिकॉर्ड। सो आई थॉट कि हाँ दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट माई कंट्री एट अ ग्लोबल लेवल। तो आई ब्रोक दैट रिकॉर्ड। और अच्छा, इंडिया जो लड़की ने क्लेम किया था उसको आपने ब्रोक किया? यस। ओके, दैट्स गुड। ये हम और कुछ करें ना करें, इंडियंस को हराने में अपना ही मजा है। So that was the whole thing. So then there was their documentary requirements of Guinness. और last week जो है they officially announced कि I hold the record now. ओके, चलो माशाल्लाह। तो जब आपने जब उधर अपना भेजा था, सारी चीज़ें भेजी है, तो घर वालों का किस तरह का रिस्पॉन्स था? वो कर रहे थे? That was a surprise. अच्छा, उनके लिए भी सरप्राइज था? Yes. ओके। So that was a surprise for everyone. जब अनाउंस हुआ तब मैंने सबको बताया था। अच्छा। तो yes. तो वो काफ़ी खुश हुए होंगे आपका, वैसे जो सराउंडिंग्स होंगी या फ्रेंड जोन होगा वो भी बड़े खुश हुए होंगे कि माशाल्लाह हो रिया का अब नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, ऑब्वियसली फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीवन एट ऑफिस टू, तो सब काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो क्या नेक्स्ट में, मतलब अभी भी यू आर वर्किंग विद अ प्राइवेट कंपनी, लेकिन क्या नेक्स्ट प्लान्स क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या करना चाहती हैं आप? अच्छा, सो आई एम वर्किंग एट नेस्ले राइट नाउ। और इसमें कि देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मी। आई थिंक फाइनेंस को जैसे हम सोचते हैं कि एक ड्राई सी फील्ड है, तो ऐसा नहीं है। फाइनेंस में फाइनेंस का जो रोल है दैट हैज़ इवॉल्व्ड बहुत ज़्यादा। अब हम बिजनेस पार्टनरिंग की तरफ चले गए हैं, देयर इज सो मच मोर। तो आई थिंक आई वुड जस्ट एक्सप्लोर कि हाँ कौन सी which way is the best for me. So I'm just still exploring it. अच्छा, अभी एक्सप्लोर कर रही हैं आप। लेकिन जो लड़कियां हैं ख़ास तौर पर, उनके लिए इस फील्ड में कितनी ज़्यादा आप कह लें कि ये अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो गैदर कर सकती हैं? अच्छा, फॉर गर्ल्स स्पेशली आई थिंक ये बहुत अच्छी फील्ड है, बिकॉज अगर मैं सिर्फ वर्क टाइमिंग्स की बात करूँ तो दे आर फिक्स टाइमिंग्स। अगर हम कंपेयर करें विद द मेडिकल फील्ड, तो आई थिंक फॉर फीमेल्स इट्स अ ग्रेट फील्ड टू ऑप्ट। अनफॉर्चुनेटली उस तरह से करियर काउंसलिंग नहीं हो रही है यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस लेवल हमारे पाकिस्तान में, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि अच्छा ये फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है और इसमें क्या हमारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन फाइनेंस। अच्छा। सो इस वजह से थोड़ी रेशो लड़कियों की अगर हम देखें एज़ कम्पेयर टू मेन, वो काफ़ी कम है। बट ये ग्रेजुअली ओवर द लास्ट 5 years अगर मैं कंपेयर करूँ तो काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। दैट्स अ गुड थिंग। तो आपने भी करियर काउंसलिंग ली थी जब आप अपने करियर को ऑप्ट करने की, या स्टडी के ड्यूरिंग स्टडी आपने ली थी करियर काउंसलिंग? ड्यूरिंग स्टडी बिकॉज मेरे जब मैं ए लेवल्स में थी तभी मेरा जो इंटरेस्ट था इन अकाउंटेंसी तब बन गया था। हाँ, तो तभी बिकॉज सम ऑफ माई सीनियर्स ऑप्टेड फॉर ACC एंड CA, तो तब मैंने सोचा कि हाँ दिस इज़ अ गुड थिंग। देन माई फादर वांटेड मी टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो
तो वो आपका ऑलरेडी माइंड बना बन हुआ गया था था, कि yes. मैंने क्या करना है। लेकिन दूसरों के लिए जिनको समझ नहीं आ रही होती है, और ख़ासतौर पर जो लड़कियां हैं जो कहती हैं कि अच्छा हमारा शायद इस फील्ड में कुछ हो नहीं सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हम कैसे करेंगे, बनेंगे कैसे, पता नहीं इसमें हमारा आगे जाके फ्यूचर बनेगा भी कि नहीं बनेगा, तो उनके लिए कोई अच्छा पाथ सिलेक्ट करना या करियर काउंसलिंग लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आपको क्या लगता है अब के ख़ास तौर के दौर में? करियर काउंसलिंग तो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर फीमेल्स या नॉट जस्ट फॉर सीए। करियर काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमने आई थिंक जब भी फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आई ऑलवेज से कि जब भी आपने अपनी फील्ड चूज़ करनी है, सो देखो कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, आपका जो कैपेबिलिटीज है वो किस चीज़ के लिए फिट इन होता है, एंड व्हाट आर द थिंग्स यू आर पैशनेट अबाउट, एंड देन चूज़ योर फील्ड, देन चूज़ योर राइट फील्ड। नॉट जस्ट कि बिकॉज आपकी सोसाइटी क्या कह रही है, या पैसे किधर ज़्यादा मिल रहे हैं, या पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं, पहले अपना कैपेबिलिटी सेट देखो, उसको असेस करो अच्छे से। सो दैट्स पहले खुद को एक्सप्लोर करो। एग्जैक्टली, खुद देखो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, फिर कुछ करने की कोशिश करो। तो आप एक तो आपने रैकेट बना लिया है हुरिया, कि क्या दूसरा रैकेट तोड़ने का भी इरादा है, कुछ सोचा है इसके बारे में कि अच्छा कुछ और भी अब मुझे करना है? एक तो मैंने बना लिया है, गिनीज वर्ल्ड रैकेट में एक दफ़ा मेरा नाम आ गया, अब दोबारा भी आना चाहिए। अभी तक तो नहीं सोचा, लेकिन अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह। अच्छा, ज़रूर करेंगी? ज़रूर, इंशाल्लाह। डन हो गया। और उसके लिए मेरे ख्याल से जितना ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए होती है ना, वो एक दूसरे को हम लोग ही कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप आगे बढ़ेंगी, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा तो हम प्राउड फील करेंगे कि पाकिस्तानी है कोई जो पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट कर रही है और वो रोशन भी कर रही है। लेकिन मुझे बताइए कि जो लड़कियां हैं उन्हें क्या मैसेज क्या देंगी, या क्या उन्हें मोटिवेट करने के लिए क्या कहना चाहेंगी, क्या पैगाम देंगी उन्हें? टिप्स क्या देंगी खास तौर पर? टिप्स क्या देंगी जो स्टडी से भागती हैं खास तौर पर? स्टडी से बाकी आई थिंक कि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है फॉर फीमेल्स, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। नो मैटर कि आपके फादर क्या करते हैं, नो मैटर आपके ब्रदर क्या करता है, आपका हस्बैंड क्या करता है, आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी जो है वो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू ग्रो इन योर करियर। So that's the only message I want to convey. तो आपके घर में भी सारा स्टडी वाला ही माहौल होता है? So I have two sisters. और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अच्छा, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है? अच्छा। और जो एक है वो पढ़ रही है अभी, वो भी सीए कर रही है। अच्छा, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रही है? मतलब ये तीनों बहनों ने इकट्ठा गोल बनाया था कि हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना? इकट्ठा तो नहीं बना, लेकिन मुझे देख के उनका भी शायद वाह वाह क्या बात है, इंटरेस्ट हो गया कि इंस्पिरेशन है आप बाकी सबकी भी। तो सिर्फ बहनों की है या इर्द गिर्द जो आपके कह ले के कुछ कजन्स होते हैं ना, उनकी भी आप इंस्पिरेशन बन जाते हैं? वो भी आपको देख के कहते हैं अच्छा इनको इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए, तो हम भी बनेंगे ये। नहीं, वो मुझे कहते हैं कि आपने क्यों इतना पढ़ लिया अब हमारा कंपैरिजन है आपने क्यों इतना पढ़ लिया। तो अब हमें भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिर घर में बहनों के साथ भी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की बातें हो रही होती हैं? नहीं, बिकॉज आप आई थिंक आप ऑफिस में कर कर के वो थक जाते हो, तो आप जब घर आते हो तो आप सोचते हो कि नहीं, अब इसके अलावा कोई और बात करनी चाहिए, इसके अलावा कुछ और बात करनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि आपका माहौल बड़ा मैटर करता है। आपके माहौल से ही पता चलता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी जो कह ले कि पर्सनालिटी है वो किस तरह ग्रूम कर रही होगी। तो ये भी बड़ा मैटर करता है कि आपके घर का माहौल किस तरह का है। तो इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज़ है हो रही आपकी? इसके अलावा आई पेंट। अच्छा, हाँ, आई पेंट, आई रीड, आई प्ले टेबल टेनिस। अच्छा, वाओ, दैट्स गुड। दैट्स तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में आप जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट शो करती हैं अपनी। तो पेंटिंग और टेबल टेनिस भी खेलती हैं? यस। तो वो प्रोफेशनली या वैसे ही सिर्फ शौक के? शौक के लिए। सो आई प्ले एट ऑफिस। अच्छा, तो ऑफिस के अंदर खेलती है। तो पेंटिंग में क्या ज़्यादा पसंद है, किस तरह की पेंटिंग करना पसंद है? आई मोस्टली पेंट एब्स्ट्रैक्ट। कोई सेट स्टाइल नहीं है, सो एनीथिंग आई लाइक, तो आई लाइक टू जस्ट पेंट इट। पेंट कर लेती हैं बस। तो उससे कैथारसिस होता है? यस, सो इट्स अ थेरेपी एक्चुअली। पेंटिंग इज़ अ थेरेपी। अच्छा। तो जब काफ़ी फेड अप हो जाता है ना बंदा, फिर कहते हैं अच्छा नाउ आई वांट टू पेंट। तो फिर यू जस्ट आप थोड़ा आइसोलेटेड होके आप पेंट करते हो। तो
इट्स लाइक बचपन से ही शौक था मुझे पेंटिंग का भी. अच्छा. So I like to maintain my creative side as well because फाइनेंस है एंड देन बहुत ड्राई है. हाँ, देन एक ड्राई फील्ड है, नॉट एज ड्राई एज इट साउंड बट यस, एंड देन यू हैव टू मेंटेन योर क्रिएटिव साइड एज वेल. अच्छा. उसके लिए मैं पेंटिंग साथ में रखती हूँ अपनी कि हाँ दिस इज व्हाट आई डू इन माय फ्री टाइम. चलो दैट्स गुड कि मतलब हम लोग तो सुनते हैं ना जो नहीं है फाइनेंस से रिलेटेड, वो तो सुनेगा, वो ये कहेगा अच्छा बहुत ड्राई सब्जेक्ट है ये वो, लेकिन फिर वो ये है कि आपने उसके अंदर अपनी चीज़ें ढूंढनी है कि आप क्या हो, और वो उस फील्ड में आपने अपनी चीज़ें, अपने से रिलेटेड चीज़ें ढूंढनी है. तो जिस तरह हम लोग स्क्रीन पे आपको दिखा भी रहे थे, हुरिया की साथ साथ पेंटिंग्स भी चल रही थी, तो वो लोग देख रहे थे कि आपने किस तरह की पेंटिंग्स की. तो इसलिए साथ साथ जो पर्सनल आपकी एक्टिविटीज जिसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, उसको भी लेकर चलना, प्रोफेशनली अपनी फील्ड को लेकर चलना बहुत ज़रूरी है. तो हमारे साथ हुरिया बतूल मौजूद थी. हुरिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और इसी तरह आप आगे बढ़ती रहें. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. और हुरिया जैसे और भी बहुत से लोग हमें अभी देख रहे होंगे, टैलेंट हमें देख रहा होगा, तो आपके अंदर भी कोई टैलेंट मौजूद है, आप यहाँ पर आ सकते हैं, आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं, आप हमारे देखने वालों से मुलाकात कर सकते हैं और अपने टैलेंट उन तक पहुँचा सकते हैं, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ज़रूर करें, और वो भी पॉजिटिव वे में. तो यहीं पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आपसे बात करेंगे. वेलकम बैक टू जागो लाहौर. जनाब, अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि सर्दी की शदीद लहर ने मुल्क में बच्चों बड़ों को बीमार करके रखा हुआ है. नमूनिया ने ख़ास तौर पर बच्चों को टारगेट किया है, और लाहौर के हॉस्पिटल्स केसेस से भर गए हैं. और इस सूरत हाल पर कल ही वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बच्चों में नमूनिया के केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए पंजाब भर में एक तरह से हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है. और 1 जनवरी से लेकर अब तक 36 से 40 बच्चे नमूनिया से जा बहक हो चुके हैं. ये बहुत बड़ी तादाद है. और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हर 10 में से 8 बच्चे नमूनिया के मरीज़ आ रहे हैं. और हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं इस वक्त, वो चाहे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इस वक्त वो मरीज़ों से भरे पड़े हैं, और वो भी नमूनिया के मरीज़ों से भरे पड़े हैं. तो आज हम इस पर बात करेंगे कि नमूनिया है क्या, किस तरह बच्चों को इफ़ेक्ट कर रहा है, बड़ों को इफ़ेक्ट कर रहा है, और इसमें किस तरह की कंडीशन हो जाती है, और क्या क्या एहतियाती तदाबीर हमें करनी चाहिए. इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक साहब हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं. पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है और MS है सर्विसेज हॉस्पिटल के. डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में. कैसे हैं आप? थैंक यू फाइन. डॉक्टर साहब, नमूनिया बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, तो क्या वजह है इसकी कि इस साल मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एग्रीवेशन हुई है इसकी? क्या वजह है नमूनिया की इतनी ज़्यादा? नमूनिया को पहले एज ए सिम्टम लिया जाता था कि ये मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से है. एज सच अब ये लीडिंग कॉज है डेथ का तमाम दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी. और टॉप 6 कंट्रीज़ में पाकिस्तान जो नमूनिया और नमूनिया से डेथ को मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है. पहले इसका नाम ही कोल्ड वेदर डिजीज़ था, अब इसका नाम नमूनिया है कि अलहदा से है. बेसिकली ये शुरू होती है कि हमें फ्लू हो गया, ज़ुकाम हो गया, और उसके बाद इन्फेक्शन हो जाती है. चेस्ट की जो एल्वुलाई है ना, उनमें पस आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिसकी वजह से जिस्म को ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो उस वजह से फिर नमूनिया हो जाता है. ये 5 साल से कम उम्र बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से. ख़ासकर उनकी ब्रेस्ट फीडिंग ना हो, प्रॉपर उनकी डाइट ना हो, उनकी इम्यूनिटी कम हो, और साथ साथ उनको सांस की बीमारियां हो, तो उनमें ये ज़्यादा रिस्क होता है. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ में भी ज़्यादा होता है. जिनमें सांस की पहले से बीमारियां हों उनमें ज़्यादा होता है. और लीडिंग काज ऑफ डेथ भी है. इसमें 5 से 7% तक काज ऑफ डेथ जो कम्युनिटी नमोनिया है. लेकिन वो जिस तरह हम डेटा देख रहे हैं सर, 36 से 40 बच्चे जो है ख़ास तौर पर ये इसी महीने में 1 जनवरी से आज तक जो है उनकी डेथ हुई है. तो इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन कि नमूनिया की वजह से इतनी ज़्यादा बच्चों की जो डेथ हो रही है. और शायद कुछ ऐसे भी केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, और वो भी उनकी भी डेथ हुई है. लेकिन ये सारे के सारे हैं प्रिवेंटेबल है. मैं मां समय उन बच्चों में जिनमें पैदाइशी तौर पर कोई सांस की नालियों की ऐसी इन्फेक्शन सोजिश होती है, बाकी बच्चों में हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्टली
पहले नाम ही इसका कोल्ड वेदर डिजीज था। जब हम एक्सपोज होते हैं एक्सेसिव कोल्ड से, खासकर एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर जिनमें हम थ्रू आउट कोल्ड से एक्सपोज नहीं होते, सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, और इतने प्रिवेंटिव मेजर्स हम अडॉप्ट नहीं करते, फिर बच्चों की ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती, उनकी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होती, इम्यूनिटी उनकी कमज़ोर होती है। जो प्री मेच्योर होते हैं उनमें जब इन्फेक्शन इनिशियली ट्रीट नहीं किया जाता, नज़ला ज़ुकाम उनका खांसी को ट्रीट नहीं किया जाता, तो उसके बाद इसकी ये कॉम्प्लिकेशन है कि सुपर एडेड बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है। लेकिन इसके लिए पहले से अब इसकी तो डेथ रेशो एंटीबायोटिक्स के आने से और वैक्सीन के आने से बहुत कम हो गई है। हाँ जो EPI की वैक्सीन हैं उनमें 4 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते की उम्र में बच्चों को 3 टीके लगाए जाते हैं। पहले एब के हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी जो मेनिंजाइटिस निमोनिया से बचाती है, आप PCV10 है जो न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है वो शेड्यूल में शामिल है। अगर बच्चों की प्रॉपर वैक्सीनेशन हुई हो, उनको सर्दी से बचाया जाए, सर्दी से एक्सपोज ना किया जाए, तो ये सारी की सारी डेथ प्रिवेंटेबल है और डेवलप्ड कंट्रीज में ये प्रिवेंटेबल है। लेकिन क्या करना चाहिए, इतनी ज़्यादा सर्दी है, इसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने चाहिए कि बच्चे बीमार ना हो? और अगर बीमार हो, खुदा न खास्ता अगर बच्चों को सर्दी लग गई है, तो उस टाइम पे पेरेंट्स ने क्या एहतियात बरतनी है? WHO की रिकमेंडेशन है ना, इनिशियली हम बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। अच्छा। उनकी जो 6 माह के बाद एडिशनल डाइट है उसका ख्याल रखें, फिर बच्चों की प्रॉपर वैक्सीनेशन, उनको जो इंजेक्शंस हैं हिब के और PCV10 के जो EPA के शेड्यूल में शामिल हैं वो लगवाए जाएं, और बच्चों को नज़ला ज़ुकाम से बचाया जाए, उनको सर्दी से एक्सपोज ना किया जाए, उनको गर्म कपड़े पहनाए जाएं, और पैदाइशी तौर पे अगर उनकी सांस की नालियों में अस्थमा या नुक्स है तो उसका प्रॉपरली इलाज किया जाए, तो ये सारी की सारी डेथ प्रिवेंटेबल है। अच्छा, लेकिन अगर बुखार हो जाता है बच्चे को, फ्लू, गला खराब, खांसी होना शुरू हो जाती है, मतलब जो कोल्ड वेदर आजकल चल रहा है वो वाला रूटीन वाला जो है ना, वो नज़ला ज़ुकाम और खांसी बुखार हो गया, उसमें क्या करे कि वो निमोनिया तक ना जाए, वो निमोनिया में कन्वर्ट ना हो, उसमें वालिदैन क्या एहतियात बरतें? उसको बच्चे को मजीद सर्दी से भी बचाएं, गर्म कपड़े पहनाएं, उसको नज़ला ज़ुकाम की दवाई दें, उसकी ग़िज़ा का ख्याल रखें, और इस मौसम में तो ठंडे मशरूबात बिल्कुल ही, कोल्ड ड्रिंक्स बच्चे को नहीं देनी चाहिए, बल्कि बच्चे बूढ़े बड़े सबकी आदत होनी चाहिए थोड़ा सा नीम गर्म पानी पिएं और ठंडी चीज़ों से बिल्कुल परहेज करें, तो हम इससे बच भी सकते हैं। ये चीज़ें अनअवॉइडेबल है। तो इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? अगर निमोनिया आपको हो गया है तो उससे हमें पता चल जाए, इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? इनिशियली इसमें सबसे पहले हमें नज़ला ज़ुकाम ही होता है, फ्लू होता है, और उसके बाद खांसी होती है। नमूनिया बेसिकली सुपर एडेड इन्फेक्शन है, फ्लू से ही शुरू होता है। अच्छा। नज़ला ज़ुकाम से, और उसके बाद चेस्ट इन्फेक्शन होती है जो लंग्स की एल्वेओलाई। बड़ों को तो नहीं होता? जैसे मुझे तो नहीं होता नहीं, क्योंकि मेरा फ्लू और गला खरा जो खांसी है ना खत्म ही नहीं हो रही है। बड़ों में उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा होने की वजह से और हेल्थ कॉन्शियसनेस होने की वजह से, फिर जल्दी मेडिसिन लेने की वजह से उनमें उस स्टेज पे नहीं जाता। ठीक है, मतलब मैं बची हुई हूँ। मोस्टली जो जिनमें इम्यूनिटी कम होती है, 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, जो एल्डरली हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा होता है, और उनमें ये इन्फेक्शन जब हो जाए तो अब लकली एंटीबायोटिक्स की वजह से इनमें डेथ रेशो बहुत कम हो गई है। लेकिन शुरू में ही हमें जब नज़ला ज़ुकाम, पहले तो है कि हम सर्दी से बच्चों को एक्सपोज ना करें, जैसे अब स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और उसके बाद उनको गर्म मशरूबात दें, और फ्लू हो जाए तो शुरू में ही उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दें, और अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा साइन सिम्टम्स हों को उसको हॉस्पिटल ले जाएं, तो एंटीबायोटिक्स अच्छी आ गई और उनसे ज़रिए से ये प्रिवेंटेबल है। अच्छा, मतलब निमोनिया में कोई कहते हैं कि गर्दन तोड़ बुखार भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा बुखार होता है बच्चों को, जो कॉन्शियसनेस नहीं रहती है, तो इस तरह का कितना बुखार हो तो उसमें हमें क्या करना है? ठंडी पट्टियाँ करनी है बच्चों को, क्या करना है? बुखार नहीं होने देना, और फ़ौरन से क्या उस वक्त ही हमें हॉस्पिटल लेकर जाना है डॉक्टर के पास? मेनिंजाइटिस जो है ना वो नमूनिया की कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें सेप्टिसीमिया जब हो जाता है तो वो जरासीम सारे जिस्म में चले जाते हैं, जिसमें मेनिंजाइटिस गर्दन तोड़ बुखार भी होता है। जो ही हम महसूस करें ना बच्चे को फ्लू हो रहा है तो उसी वक्त ले जाएं, और ख़ासकर जब हम महसूस करें कि बच्चे की पसली तेज़ चल रही है और उसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, वो तो सीवियर निमोनिया है, उसी वक्त हम डॉक्टर के पास ले जाए। सांस की तकलीफ हो रही है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, बच्चे की पसली चल रही है,
तेज़ी से सांस ले रहा है तो फ़ौरन हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। फ़ौरन से डॉक्टर के पास लेके जाना है, ये सबसे पहले जो इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं बच्चों जी। को। और बड़ों को भी यही, एल्डरली जो हमारे घर पे मौजूद हमारे जो बुजुर्ग हैं, एल्डरली एक उनका तो भी यही है। बिल्कुल एक वैक्सीनेशन करवाएं जिसमें पीसीवी भी है और नमोनिया कॉन्जुगेटेड वैक्सीन अच्छा। है और नमोनिया पॉलीसैकेराइड वैक्सीन है, ओके। वो वैक्सीनेशन कराएं तो उससे भी बच सकते हैं। उसके साथ वो भी सर्दी से बचें और अपनी डाइट का ख्याल रखें, ठंडे मशरूबात ना इस्तेमाल करें, तो नीम गर्म पानी पिएं और सर्दी से बचें। और दूँ ही उनको महसूस हो कि फ्लू हो रहा है तो वो जल्दी से डॉक्टर से रिव्यू करें। और अगर उनको नाक की, गले की रिपीटेड इन्फेक्शन है या सीजनल एलर्जी है तो उसके लिए उन्हें ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। अच्छा, दूसरा मतलब ये जो कोल्ड हो रहा है, नॉर्मल कोल्ड हो रहा है सब लोगों को क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो हम उसमें खुद से ही मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं या एंटीबायोटिक हमें डॉक्टर्स जो है ना वो जो जनरल फिजिशियंस होते हैं वो रिकमेंड कर देते हैं। क्या हमें वो खानी चाहिए? एक तो खुद से मेडिसिन खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए? दूसरा जो एंटीबायोटिक्स हैं क्या वो खानी चाहिए ये आम कोल्ड में भी? यूँ ही हमें महसूस होना कि हमें नज़ला ज़ुकाम हो रहा है तो हमें मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे से ही लेनी चाहिए। अच्छा। हम जो मेडिसिन रैंडमली ले लेते हैं, ख़ासकर जब एडवांस डिजीज़ होती है उसमें जब एंटीबायोटिक्स हमें लेने की होती है तो वो इसके लिए स्पेसिफिक है, मोस्टली मैक्रोलाइड्स इसमें यूज़ होते हैं। जब हम एंटीबायोटिक्स लेंगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारे जिस्म में आ जाएगी, फिर उसके बाद वो इतना रिस्पॉन्स नहीं होगा। दवाई हमेशा डॉक्टर के मशवरे से लेनी चाहिए, लेकिन इसमें एहतियात के ज़रिए हम बच सकते हैं। जिन लोगों को सीजनल एलर्जी है, खांसी की तकलीफ होती है तो वो अपनी मेडिसिन भी रेगुलरली लेते रहें। उसके साथ साथ वो पॉल्यूशन से भी बचें, मास्क इस्तेमाल करें। अच्छा। और स्टीम लें, खास कर इन दिनों में जिनको है। अच्छा। स्टीम लें तो उससे बिल्कुल बच सकते हैं, फ्लू से भी बच सकते हैं, नज़ला ज़ुकाम से, उसके बाद एडवांस नमोनिया से भी बच सकते हैं। नमूनिया से भी बच सकते हैं, लेकिन क्या जिसको नमूनिया हुआ है वो कितनी देर में रिकवर हो सकता है? 1 माह तक उसकी फुल रिकवरी हो जाती है। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट से उसकी मुकम्मल रिकवरी भी हो जाती है। अच्छी एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन मौजूद हैं। अच्छा, मेडिसिन मौजूद है, लेकिन क्या वो दोबारा से नमूनिया का शिकार हो सकता है अगर वो प्रॉपर रिकवर कर गया है? जी, दोबारा भी हो सकता है। दोबारा भी हो सकता है। दोबारा नज़ला ज़ुकाम फ्लू होगा तो उसके बाद उसके वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, उससे हो सकता है दोबारा। हाँ, एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब जैसे ना आप सर्विसेज हॉस्पिटल के एमएस हैं, तो वहाँ पर क्या कंडीशन है? बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, बूढ़े ज़्यादा आ रहे हैं, ख़ासतौर पर नमूनिया के मरीज़, और कितनी दफ़ा ये सारा एक साइकिल चलता रहता है, ख़ासतौर पर नमूनिया के पेशेंट्स आते रहते हैं? ये सीजनल है। जैसे इसको पहले नाम ही इसका कोल्ड वेदर डिजीज़ था, तो इन दिनों में ज़्यादा, जैसे गर्मियों में डायरिया ज़्यादा हो जाता है, इस सीज़न में ये ज़्यादा हो जाता है, नमोनिया हो जाता है, चेस्ट इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। बच्चे भी बड़े भी चेस्ट इन्फेक्शन की उनकी रेशो अब ज़्यादा है, आम सीज़न से ज़्यादा हो रही है। लेकिन ये चीज़ें थ्रू कम्युनिटी अवेयरनेस, थ्रू मीडिया अवेयरनेस, ये प्रिवेंटेबल हैं और उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। हमारे पास सर्विस हॉस्पिटल में अवेयरनेस पे भी इस पे काम कर रहे हैं। हमारे पास एमरजेंसी में और वार्ड्स में इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट भी मौजूद है और हम फुल ट्रीटमेंट कर भी रहे हैं। अच्छा। और रिकवरी रेट भी जो हमारे हॉस्पिटल में दाखिल हो जाते हैं, बच्चे या बड़े, उनका बेहतर है। उनका बेहतर है, लेकिन कौन से बच्चे या कौन से ऐसे लोग हैं जो हाई रिस्क पे होते हैं? मतलब अब जैसे 36 to 40% जो बच्चे हैं उनकी डेथ रेशो हुई है, तो कौन लोग ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं नमूनिया में? 5 साल से कम उम्र के बच्चे और कौन से जो ऐसे 60-70 disease साल से ज़्यादा के हैं। या 5 साल से कम उम्र बच्चों में तो पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में ये लीडिंग कॉज है इन्फेक्शन डिजीज़ का और डेथ्स का भी। और उनमें ज़्यादा वो चांसेस होती हैं जो बच्चों की ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती, जिनकी वैक्सीनेशन नहीं होती, जिनकी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होती, जो सर्दी से ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, या जिनको सीजनल एलर्जी होती है, वो ज़्यादा रिस्क पे है। लेकिन अच्छा, अगर अभी बच्चे कोई बच्चा जब अभी पैदा हुआ है, इस सीज़न में पैदा हुआ है या अभी इस वेदर में पैदा हुआ है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा बर्तन शुरू में जो ही बच्चा पैदा होता है ना, उसको कैंगरू मदर केयर दी जाए। हाँ। बच्चे को माँ के जिस्म के साथ लगाए, उसके टेम्परेचर के साथ आ जाता है। और सबसे ज़्यादा केयर उस न्यू बोर्न की जाती है, ख़ासकर इन सर्दियों में, कि उसको हम अच्छी तरह से लपेट के रखें, उसको सर्दी से बचाएं। ये नहीं कि उसके गले कमरे में ज़्यादा गैस हीटर भी चलाते हैं, इससे भी हम ऐड करें, उससे भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अच्छा, और फिर डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। उसकी डिहाइड्रेशन का भी ख्याल रखें, ना हो इतना एक्सेसिव, उसको हीट से भी ना एक्सपोज हो। ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको
बाहर एक्सपोज सर्दी से ना करें और गर्म कपड़ों के ज़रिए से बचाने और कैंगरू मदर केयर से बचाने की कोशिश करें। अच्छा, लेकिन बच्चों को फिर जैसे कहते हैं जी उसको कैप भी पहनाएं, उसको जो है मिटन्स भी पहनाएं, फिर उसको हमने सॉक्स भी पहनानी है, उसको सारा बहुत ज़्यादा पैक भी हमने बच्चों को करना है या नहीं करना है? पैक करना, लेकिन उसको इजी रखना है। उन्हें पहली सर्दी गर्मी बच्चे के लिए होती मुश्किल है, उसकी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई जो एल्डरली फीमेल्स होती हैं उनकी हेल्प ली जाती है हमारे घरों में। मतलब वो सही होते हैं, जो हमारी नानियाँ दादियाँ जो केयर कर रही होती बच्चों की, वो बहुत अच्छी एक्सपीरियंस होती हैं कि कैसे बच्चे को सर्दी से बचाना है। ठीक है। और दूसरा ये कि जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मदर फीड इज़ वेरी गुड, बच्चे की इम्यूनिटी के लिए मदर फीड बहुत अच्छा है, लेकिन डॉक्टर साहब फिर डॉक्टर्स ही क्यों डब्बे वाला जो दूध है वो रिकमेंड कर देते हैं, सजेस्ट कर देते हैं कि ये पिला दें आप बच्चों को जैसे ही बच्चा पैदा होता है? डॉक्टर्स ने नहीं है, डॉक्टर्स की तो कोशिश होती है, क्योंकि माँ का जो दूध है ना वो सिर्फ दूध नहीं है, जितनी माँ को बीमारियां होती हैं ना वो इम्यूनिटी भी उसमें होती है, फिर वो उसके माँ के साथ उसकी बॉन्डिंग भी होती है, उसमें इतनी एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखती है। बच्चे को नहीं, माँ को खुद भी एंटी कैंसरस होता है, ये आपको कैंसर से बचा सकता है। कैंसर की रेशो उनमें ज्यादा है जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते। वो डॉक्टर्स तो एक मजबूरी की हालत में जब बहुत ज्यादा रिलक्टेंसी आ जाती है तो फिर देते हैं, अदरवाइज जब कुदरत एक बच्चे का सारा सिस्टम माँ में रखती है तो वो हार्मोन्स भी पैदा करती है जिसके ज़रिए से दूध भी आता है। सिर्फ ये होता है कि वो टाइम की या माँ की तरफ से ऐसी होती हैं मसरूफियात होती हैं या डिमांड होती हैं, अदरवाइज जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ना सिर्फ बीमारियों से बचाव में बल्कि सोसाइटी में भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसलिए वो बच्चे ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं। अच्छा, दूसरा सर, नमूनिया जो है वो क्या आपके लंग्स को भी इफेक्ट कर रहा होता है? ये लंग की इन्फेक्शन है, जो लंग्स की एल्वियोलाई है जहाँ से हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे जिस्म में जाती है, जिस्म काम करता है। किस तरह इफेक्ट करता है ये लंग्स को? इनिशियली ये जो देखने वाले हैं थोड़ा सा उनको बता दें। इनिशियली ये फ्लू हुआ, नज़ला ज़ुकाम हुआ, और उसके बाद जो बैक्टीरिया हैं खासकर स्ट्रेप्टोकोकस और वायरस में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वो इन्फेक्ट कर देते हैं। इन्फेक्शन होते हैं जो एल्वियोलाई, जो एंड पे टर्मिनल एल्वियोलाई छोटी छोटी सैक्स हैं जहाँ से हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे खून में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। उसकी जब सोजिश हो जाती है ना तो वो गैसियस एक्सचेंज नहीं होती, ऑक्सीजन हमारे जिस्म में उस सोजिश की वजह से, उस पीप की वजह से वो एल्वियोलाई से नहीं जाती। जब ऑक्सीजन नहीं जाती, बॉडी फंक्शन नहीं करता, तो वो नमोनिया में होता है, कंसोलिडेशन हो जाती है, इवन एल्वियोलाई में पस आ जाता है, ब्लड आ जाती है, ऑक्सीजन जिस्म में नहीं जाती तो सारे का सारा जिस्म फिर काम नहीं करता। अच्छा, और ये मतलब क्या ये फौरन से ये सारे कह लें कि साइंस एंड सिम्टम्स खास तौर पर आना शुरू हो जाते हैं? आहिस्ता नज़ला जुकाम से ही काम शुरू होता है और उसके बाद ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अब तो हर कोई नज़ला जुकाम का शिकार हो रहा है डॉक्टर साहब, तो कैसे डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि ये नमूनिया का नज़ला जुकाम है और ये कोई आम फ्लू कोल्ड है? नमूनिया में आपको खांसी आती है, चेस्ट में आपको कंजेशन फील होती है, सांस की रफ्तार तेज होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, साथ बुखार होता है, चिल्स होती हैं, शदीद वाली पेन्स होती हैं, वाज़ आपको फील होता है कि चेस्ट में मुझे पेन भी हो रही है, खासकर खांसी करने से। और डॉक्टर जब उसको स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करता है तो उसमें कोर्स क्रेपिटेशन आती हैं और उसके एक्सरे में भी उसकी फाइंडिंग्स आ जाती हैं, कंसोलिडेशंस की, तो पता चल जाता है एक्सरे से भी ये नमूनिया है, डॉक्टर के चेक करने से भी। इवन पेशेंट को भी सांस लेने में जब दुश्वारी आ रही हो ना और वो साथ खांसी भी आ रही हो, बुखार भी हो, चिल्स भी हो, तो वो समझे कि मुझे नमूनिया हो गया। अच्छा, वो समझ ले कि उसको हो गया और उसने डॉक्टर से अब रुजू करना है। डॉक्टर के कहने पे वो मेडिसिन लेनी है, खुद से नहीं लेनी है। अच्छा, डाइट का कितना ज़्यादा एक वाइटल रोल है? अगर निमोनिया हो जाता है, आप ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ डाइट फिर किस तरह की खानी है? सेमी सॉलिड लोग कहते हैं कि डाइट खानी है, सॉलिड डाइट नहीं खानी है, लेकिन क्या आप बताएंगे कि किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? पहले भी रोल है डाइट का कि जो जितनी हमारी डाइट उसमें न्यूट्रिएंट सारे के सारे होंगे, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो हम कम नमूनिया में होगा। और जब नमूनिया हो जाए तो हम सेमी सॉलिड और लिक्विड डाइट इसलिए लेते हैं कि वो आसानी से हजम हो जाए, लेकिन वो फुली न्यूट्रिशियस हो। जैसे हमने सूप है, यखनी है, उसमें सारी की सारी चीज़ें हम बॉयल करके उसको दें ताकि उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हो और वो जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाए। उसको स्टीम दें, उसको नीम गर्म पानी दें, बल्कि सर्दियों में तो ये सब की आदत होनी चाहिए कि पानी ठंडा बिल्कुल ही नहीं लेना, नीम गर्म पानी हमने लेना है, हमने स्टीम भी लेनी है और घर से जाना है, निकलना है तो उसके बाद हमने
और नाक की गले की सफाई भी करनी है नीम गर्म पानी से, और मास्क भी इस्तेमाल करना है। सिंपल मास्क के इस्तेमाल करने से जब हम बाहर निकले ना तो फ्लू से हम बिल्कुल 100% बच सकते हैं। क्या बात है, मतलब सिर्फ एक मास्क, एक जो 10 रुपए का 20 रुपए का जो एक मास्क है आपने वो इस्तेमाल करना है और उससे कितनी बीमारियों से आप बच सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ सबसे अहम बात जो बड़ों में है बच्चों में भी है वो हाइजीन है। हाथों की खास कर सफाई। अच्छा, ठीक अगर है। माँ अपने हाथ साफ रखें, हम अपने हाथ साफ रखें, बच्चे की हाथ सफाई का ख्याल रखें, तो उसके ज़रिए से 1/3 जो डिजीज़ हैं, 1/3 नमूनिया को सिर्फ इस हाइजीनिक प्रैक्टिस से हम बचा सकते हैं। अच्छा, जो बड़े हैं और दूसरा बड़ों में जैसे जो स्मोकर्स हैं, क्या वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे अगर उन्हें निमोनिया हो जाए, बिकॉज उनके लंग्स तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक होते हैं ना? जो स्मोकर्स हैं हाँ। या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हाँ। हैं, HIV के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनमें तो एंड स्टेज पे जो टर्मिनल है ना उनमें निमोनिया ही होता है। क्योंकि उनकी कमज़ोर हो जाती है, जल्दी से वो इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया या वायरस का, और टर्मिनल स्टेज पे नमोनिया ही होता है। और उन लोगों में हम तो बात कर रहे हैं ना कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया जो हमें सीजन की वजह से हो जाता है। एक हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया भी होता है कि जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं और हॉस्पिटल में लॉन्ग स्टे करते हैं, एल्डरली पेशेंट्स, अच्छा। उनमें वो निमोनिया नॉन स्पेसिफिक हो जाता है। अच्छा। और उनमें ये ज़्यादा सीरियस होता है, लेकिन वो इतनी रेशो नहीं है जितनी बच्चों में है। अच्छा, बच्चों में ये ज़्यादा रेशो है, ज़्यादा इसकी है। डेथ रेशो ज़्यादा है, Death ratio क्योंकि ज़्यादा उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो रही होती है ना, वो किसी ना किसी क्रॉनिक डिजीज का भी शिकार होते हैं, जी। जो बॉर्न डिजीज होती हैं जी। उसका शिकार होते हैं। जी। ठीक है। अच्छा, इस वक्त हॉस्पिटल में सिर्फ निमोनिया के पेशेंट्स आ रहे हैं या बाकी बीमारियों के भी पेशेंट्स आ नहीं, रहे हैं? बाकी भी आ रहे हैं। ये तो एक होता है कि सीजनल वेरिएशन हाँ जी। है ना, जैसे गर्मियों में डायरिया के डायरिया ज़्यादा के। आ जाते हैं, अब निमोनिया के, लंग चेस्ट डिजीज़ के ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन बाकी भी हमारे पास इमरजेंसी में तमाम किस्म के पेशेंट्स आ रहे हैं, लेकिन इनकी रेशो ज़्यादा हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह अब ये कोरोना का नया वेरिएंट भी आया है, वो भी हम सुन रहे हैं, उसके भी 4-5 केसेस इस वक्त रिपोर्ट हो चुके हैं, क्या वो भी इसी जैसा है या उसमें भी कोई डिफरेंस है? उसके जो वेरिएंट्स हैं, क्योंकि कम्युनिटी इतनी वैक्सीनेशन हो चुकी है, हाँ जी। फिर हर्ड इम्यूनिटी हो चुकी है, तो उसके डिफरेंट वेरिएंट्स वो सर्कुलेट तो कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा इतने नहीं है कि हमें उस स्टेज पे ले जाएं या इतने हमारे लिए ज़्यादा डिजीज़ का बायस बने। उसमें गवर्नमेंट का जो सर्विलेंस सिस्टम है ना वो एक्टिव है कि जब भी फ्लू होता है तो उसकी होती रहती है कि कोई उसका वेरिएंट तो नहीं आ रहा, उसके खिलाफ हमने क्या करना है, लेकिन जो मैक्सिमम वेरिएंट्स की है ना वो वैक्सीनेशन हो चुकी है। अच्छा, वो हम लोगों ने जिसने भी बूस्टर लगाया हुआ है जी, उसकी वजह से आप बच सकते हैं, लेकिन फिर भी उससे बचना है आपने कोरोना वायरस से। अभी इसकी कह लें कि स्प्रेड जो है ना बहुत ज़्यादा है, इंडिया में बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, बाकी ममालिक में बहुत हो रहा है। शुक्र अल्लाह का कि पहले भी हम लोग इस तरह इफेक्ट नहीं हुए थे, और अभी भी अगर हम लोग एहतियात बरतेंगे तो मैक्सिमम अब भी निमोनिया में ना लीडिंग जो है वो चाइना है, फिर इंडिया है, फिर पाकिस्तान है, लेकिन सबसे बड़े प्रिकॉशनरी मेजर्स मास्क और हैंड हाइजीन है ना। जैसे पहले हमने जब कोरोना में किया था, वही अगर दोबारा से हम लोग एहतियात बरतना शुरू कर दें तो काफ़ी हद तक इन तमाम तर चीज़ों से बचा जा सकता है। दूसरा सर, निमोनिया तो हो रहा है, ये कोल्ड वेदर भी है, स्मॉग भी है, स्मॉग की वजह से भी ये ज़्यादा हो रहा है? उसमें ये फैक्टर है कि ये हैंड हाइजीन के साथ जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस है ना, एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस, ओवर क्राउडिंग, हाउसिंग, ये फैक्टर्स उस चीज़ को एग्रावेट करते हैं बच्चों में भी और बड़ों में भी। जब वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स रह जाते हैं स्मोक की वजह से, तो जब हम इनहेल करते हैं हमारी इम्यूनिटी कम होती है बच्चों में या एल्डर में, तो वो भी हमें इन्फेक्शन का बायस बनते हैं, फ्लू और उसके बाद सुपर एडेड बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होता है, निमोनिया होता है। अच्छा, दूसरा हमें ये भी खबर आ रही थी डॉक्टर साहब कि जो निमोनिया की वैक्सीन है वो नहीं है पाकिस्तान में। नहीं, 6 माह के बच्चे को, 6 हफ्ते के बच्चे को, फिर 10 के, फिर 14 में वैक्सीनेशन बच्चों की हो रही है। वो तो रूटीन EPI में भी है, वो एल्डरली के लिए रूटीन में नहीं है, लेकिन वो अवेलेबल है, लेकिन बड़े भी तो इससे इफेक्ट हो रहे हैं ना, बड़े तो हो उनके रहे हैं। भी होने उसमें जो नमूने कॉन्जुगेटेड वैक्सीन भी मार्केट में अवेलेबल है, नमूनिया जो पॉलीसैकेराइड वैक्सीन है वो भी अवेलेबल है, और उनको एक इंजेक्शन लगा लिया जाए तो वो 5 साल के लिए काफ़ी होता है। वो 5 साल के लिए काफ़ी होता है।
ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। नमूनिया के हवाले से बात कर रहे थे क्योंकि नमूनिया के मरीज़ जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और ख़ासतौर पर बच्चे इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ पाकिस्तान के क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान शदीद मौसमियाती तब्दीलियों के ख़तरे से इस वक्त दो चार है। जून जुलाई में शदीद गर्मी के रिकॉर्ड्स टूटते हैं तो दूसरी तरफ अब सर्दी के भी लगता है कि नए रिकॉर्ड्स बनने वाले हैं। बहरहाल लाहौर की खुश्क सर्दी वैसे भी शदीद ही होती है, लेकिन इस बार इसकी शिद्दत में कुछ ज़्यादा ही इजाफा देखने में आ रहा है। अक्टूबर से दिसंबर तक पहले स्मॉग ने लाहौर को अपनी लपेट में लिए रखा था। एयर क्वालिटी इंडेक्स तब एवरेज 500 के लगभग रहा और जिससे शहरी और लाहौर की फ़ज़ा काफ़ी मुतासर हुई। लोग बीमार हुए, स्कूलों को बंद करना पड़ा, कारोबार जितने भी थे उन्हें बंद करना पड़ा। यहाँ तक कि लाहौर में पहली मर्तबा आर्टिफिशियल रेन भी बरसाई गई। और हर साल स्मॉग का निशाना बनने वाला लाहौर क्या हर साल मसनूई बारिश करके सूरत हाल की संगीनी से निकला करेगा? आज हम प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ मुल्क में जो जारी धुंध की शदीद लहर है उसकी वजूहात जानने की भी कोशिश करेंगे। और सबसे पहले जानेंगे कि पाकिस्तान को किन मौसमियाती तब्दीलियों का या ख़तरात का सामना है या हो सकता है इन फ्यूचर। तो इस पर बात करनी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सहर ज़िया हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लाहौर कॉलेज में और अर्बन इंफॉर्मेटिक्स एनालिस्ट हैं। डॉक्टर सहर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइए, ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही जा रही हैं, इसके कितने ख़तरात हमें देखने को मज़ीद मिल सकते हैं या इतने ही हैं जितने अभी देखने को मिल रहे हैं हमें? नहीं, डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देख रहे हो कि हम इन तमाम चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे हम पहले देखते थे, अब वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इतनी सर्दी नहीं पहले होती थी, बहुत सर्दी हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इम्यूनिटी भी शायद वीक होती जा रही है, इस वजह से हम ज़्यादा महसूस करते हैं सर्दियाँ। जैसे वो पहले कहवे होते थे और बाकी हेल्दी फूड्स होते थे, मे बी वी आर अवॉइडिंग दैट। तो मे बी दैट वुड बी द रीज़न कि हम नहीं इस सर्दी को बर्दाश्त कर पा रहे हैं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर ग्राउंड रियलिटीज़ देखी जाएँ तो हम वाकई ख़तरात का शिकार हैं। और उसमें जो पाकिस्तान है वो 8वें नंबर पे मौजूद है इन तमाम क्लाइमेटिक इफ़ेक्ट्स के हवाले से। तो उसके लिए डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ टाइमली मेजर्स, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज को देखना है, उसको लेकर चलना है। एंड बीइंग फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, डेफिनेटली जो एक रिसर्चर है या जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, दे कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट। अगर उनको थोड़ा सा आप समझ लें कि मौका मोटिवेट किया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए, तो whatever they have there in their brain or minds, they can easily do that. Exactly. और उनकी contribution जो है, क्योंकि उनमें वो skills हैं, तो definitely वो उसको बड़े अच्छे से visual present कर सकते हैं और आपको effects के हवाले से आगाह कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि बारिश नहीं हो रही है, तो क्या आने वाले दिनों में भी रेनफॉल नहीं होगा, बारिश नहीं होगा और इसी तरह ये खुश्क सर्दी से हमें लड़ना पड़ेगा? ऐसा ही रहा है। अगर हम पिछले सालों में देखें तो नवंबर दिसंबर यूजुअली वो जैसे हम पढ़ते रहते हैं कि खुश्क और सर्द मौसम ही जा रहे होते हैं, उसमें ऐसा कोई आप समझ लें कि एक नई चीज़ नहीं है। एक जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो एक स्मोक का सीज़न है, जो कि अगर आपको याद हो तो नवंबर 2016 में पहली दफ़ा लाहौर में इसको एक्सपीरियंस किया। एंड दैट वाज जस्ट लाइक इट स्टार्टेड एट वंस, फ़ौरन से स्टार्ट हुआ और इसकी वजूहात का आज तक अनफॉर्चुनेटली एग्जैक्ट क्या वजह है वो नहीं हमें समझ आ रहा। तो ये एक स्मोक का सीज़न वो चलता जा रहा है और हमें उसी तरह से उसको एक्सपीरियंस करना है, उसको देखना है, लेकिन उसके लिए साथ साथ हमें कुछ ना कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स। नहीं तो वाकई इसके अभी हमें कोई फैक्टर्स जो है जिसके मेन कॉज है वो नहीं पता चली अभी तक? ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उसमें आप समझ लें कि अगर हम बड़ी बड़ी वजूहात देख लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि जो ब्रिक किल्न्स जो भट्टे हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या हम कह देते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन है दैट वाज अफेक्टिंग इट,
there are lots फिर of हम other कहते हैं जी वहाँ factors. से इंडिया दिवाली, जी हाँ जी, बिल्कुल हम इंडिया उसको से भी पॉलिटिसाइज smog आ रही करने की है, भी हाँ, बहुत वो कोशिश आ रही करते है। हैं, बट इट्स नॉट रियली द फैक्ट्स, वो Okay. ऐसा नहीं है। आप देखें दिवाली तो वो तब से मना रहे हैं जब से हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है दैट वाज डिवाइडेड ऑन दिस बेसिस कि जी टू नेशन थेरी है, उनके कस्टम्स हमारे कस्टम से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, वो तो तब से मना ही रहे हैं। बट वाई दिस AQI राइट नाउ, अब क्यों ही है ये, अभी क्यों इतना ज़्यादा Exactly. बढ़ गया है? True. सो सिमिलरली देयर आर सम इंटरनल फैक्टर्स, और इसी हवाले से जो हमारी वो स्मोक आप समझ लें उसके लिए आर्टिफिशियल रेन की गई, दैट वाज आई मस्ट से वी शुड ऑल अप्रिशिएट इट। Exactly, वेरी हाँ। फर्स्ट टाइम एक्टिविटी और दैट वाज आप भी हैपनिंग उस राइट नाउ इन पाकिस्तान। कह लें कि पैकेज में या उस प्रोग्राम में थी। I was not really the part of that package, but that was my self-determination. That what Okay. were the after effects of that rainfall? अगर अच्छा। की गई है तो उसके after effects क्या होंगे? क्या होंगे, ठीक है। Because a geographer can do it really good in its visual presentation. आप उसको बड़े अच्छे से represent कर सकते हो, एक visual दिखा सकते हो कि these are the effects. तो आपने क्या मतलब क्या एनालिसिस क्या किया कि जब रेनफॉल से पहले, आर्टिफिशियल रेनफॉल से पहले क्या सिचुएशन थी और उसके बाद कितने दिन तक हमने कोई बेहतर जो है ना अपना क्लाइमेट या अपना जो मौसम है वो विटनेस किया है? उसमें ऐसा था कि एज आई शेयर कि इट वाज माय सेल्फ हाँ डिटर्मिनेशन। जी। तो मुझे जैसे ही पता चला, आज से 2 साल पहले से वायरल हो रहा था दैट वी आर गोइंग फॉर द आर्टिफिशियल हाँ जी। रेनफॉल, सो आई कीप सीकिंग फॉर द डेटा सेट्स कि जो मुझे फ़ौरन से क्विकली बताएंगे कि ये सिचुएशन थी, फिर आर्टिफिशियल रेन हुई और और फिर उसके ये बाद क्या situation, इफेक्ट्स हाँ। थे। सो आई कीप ट्रैकिंग इट। मैंने उसके लिए एक एप्लीकेशन थी, उसको ढूंढा, अच्छा। दैट वाज विंडी ऐप, दैट वाज वेरी परफेक्ट वन। और फिर मैंने उसको ट्रैक करना स्टार्ट किया, जो कि सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू हमें एक ओवरऑल जनरल आइडिया दे रहा था कि हमारे लाहौर में क्या सिचुएशन है। दैट वाज एट दिस टाइम एट नंबर 1 फॉर इट्स AQI polluted environment. सो एट दैट टाइम मैंने उसको ट्रैक करना स्टार्ट किया 16 दिसंबर से 2 दिन पहले और 16 दिसंबर के 2 दिन बाद तक कि मैंने तमाम इफ़ेक्ट्स को कंपाइल किया, एंड देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस। नो डाउट कि अब बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि दैट वाज लकीली अ विंड गस्ट जो आया और उसने एकदम हमारे विंड ने इस चीज़ को कर्टेल किया उन 5-6 दिनों के लिए जो बाद में इफ़ेक्ट थे। बट माई पॉइंट इज़ कि अगर विंड अचानक हुई और स्मोक कम हो गया, हाँ। उसमें कोई रेनफॉल ने नहीं कंट्रीब्यूट किया, तो व्हाई डोंट यू सी द अदर साइड? हो सकता है कि रेनफॉल हुई और उससे विंड आई और उसकी वजह से फिर सारा हुआ। सारा कुछ विंड डेफिनेटली उसकी वजह से नहीं आई, बट आई एम सेइंग दैट देयर आर 2 डिफरेंट फैक्टर्स। यू आर डिबेटिंग फॉर द अदर वन, बट आई एम एडवोकेटिंग फॉर माय रेनफॉल। तो मे बी दैट्स नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द कंक्लूजन अनटिल अनलेस हमारे पास एक सेकंड एपिसोड ऑफ रेनफॉल और नहीं होगा तो। लेकिन जैसे हमने भी इसके ऊपर प्रोग्राम किया था तो इसका इफेक्ट आया है, पॉजिटिव इफेक्ट आया था। उसके बाद जो इक्वालिटी इंडेक्स था वो ड्रॉप किया था, काफ़ी प्लेजेंट सा मौसम भी हो गया था। बट द प्रॉब्लम है इसके लोग कहते हैं कि जी 2-4 कतरे ही तो बरसे हैं, इसके अलावा तो रेनफॉल, हैवी रेनफॉल जिस तरह हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आर्टिफिशियल रेन की वजह से एक अच्छी खासी हमें बारिश देखने को मिलेगी और उसके बाद बड़ा अच्छा मौसम हो जाएगा। तो वो जो 2-4 कतरे ही बरसे उसकी वजह से ही इतना अच्छा इफेक्ट रहा है कि इक्वालिटी इंडेक्स सडनली ड्रॉप कर गया था। देखिए, हम ड्रॉ कंक्लूजन अभी नहीं कर सकते। माय पॉइंट इज दिस, अनटिल अनलेस हम एक सेकंड एक्सपेरिमेंट ना सेकंड करेंगे फिर हमें पता चलेगा। सेकंड एक्सपेरिमेंट के बाद हमें पता चलेगा कि क्या आया कि वो विंड ही रीजन थी जो कि अच्छा। हमारी एक पूरे AQI को उसने कंट्रोल करने की कोशिश की, और आइदर देयर इज सम मार्जिन कि हमारी आर्टिफिशियल रेन ने भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। अच्छा। So we can't say it at this moment until unless we have the second तो हो experiment. सकता है सेकेंड इसका एपिसोड हो सकता है आर्टिफिशियल रेन का। It all depend on the organizers जो कर रहे हैं, जो इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, उन पे डिपेंड करता सुनने है। में बट तो इन आया माई है। इन पॉइंट बीइंग रिसर्चर अगर मैं बात करूँ तो आई मस्ट से कि हमें एक एक्सपेरिमेंट पे ही अपने कंक्लूजन को ड्रॉ नहीं नहीं कर देना, करना बट वी हैव टू गो फॉर द सेकंड एपिसोड टू। सेकेंड एपिसोड के ऊपर जाएंगे फिर ये पता चलेगा कि इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, इसका क्या रिजल्ट खास तौर पर निकलता है। अच्छा, दूसरा जितनी सर्दी पड़ रही है ना डॉक्टर सहर, सारे यही कह रहे हैं लगता है अब तो सिर्फ बर्फबारी होना बाकी रह गई है। तो क्या लाहौर में बर्फबारी हो सकती है? That's not really possible because Allah Subhanahu wa Taala have blessed us with 4 seasons, जो कि मैं देखती हूँ कि वर्ल्ड वाइड अगर अब 4 नहीं रह गया, 5 हो गए हमारे लिए, because अब स्मॉग का सीजन भी है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये हम कभी भी शायद बर्फबारी लाहौर में ना एक्सपीरियंस कर सकें। उसकी रीज़न ये है नेचुरल बर्फबारी। अदरवाइज यू कैन विजिट द विंटरलैंड इन बहरिया टाउन, देयर यू विल
have lots of snowfall. तो हम नेचुरली नहीं कर पाएंगे अच्छा। बिकॉज देयर इज़ अ माउंटेनियस रेंज हिमालयस जो अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमारे लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड लगा दी है एंड वी कांट एक्सपीरियंस दोज रशियन सिवियर विंड्स जिनकी वजह से बर्फबारी एक्सपेक्टेड हो सकती है इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली इन लाहौर इट्स नॉट पॉसिबल ओवर हियर मतलब बिल्कुल भी पॉसिबल, कोई चांस ही नहीं है। नहीं, हम आपकी आवाज़ से पहले मुझे पता चल रहा है कि दैट यू इवन डोंट हैव दैट कैपेसिटी टू बियर दिस ड्राई एंड कोल्ड वेदर, बट यस वी कांट एक्सपीरियंस इट, एट लीस्ट नेचुरल स्नोफॉल इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, जो स्नोफॉल है आपको लाहौर में बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल और शायद ये भी कोई एक ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हम लोग इस ऐसी जगह पे बैठे हुए जहाँ पे हम लोग 4 मौसम अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। कराची वाले देख ले, वो अभी भी इस तरह की सर्दी नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं जिस तरह की हम कर रहे हैं। लेकिन क्या इन फ्यूचर फिर मैं आपसे पूछूंगी, बारिशें होंगी सर्दी में या नहीं होंगी? देखिए, नेचुरल की बात की जाए तो वो तो अपने पैटर्न्स को उसी तरह से फॉलो कर रहा होगा। हमारा एनवायरनमेंट, हमारा वेदर कंडीशंस, बारिशें ज़रूर होंगी जैसे हमारी चलती हैं साल हर साल, लेकिन आर्टिफिशियल रेनफॉल के लिए ऑब्वियसली वी नीड टू पुट सम एफर्ट्स, और उसके बाद उसके क्या इफ़ेक्ट्स रहेंगे वो उसका नहीं पता। लेकिन नेचुरल रेनफॉल, क्योंकि दिसंबर भी हमारा खुश्क गुजर गया है, जनवरी भी गुजरने वाला है, काफ़ी डेज इसके भी गुजर गए हैं, तो वो पता नहीं कौन सा दिसंबर था जो भीगा भीगा सा होता था और जो हमें गानों में सुनने को मिलता था, भीगा भीगा सा दिसंबर। अब तो नहीं मिलता हमें कोई भी भीगा दिसंबर। सो दीज आर ऑल द क्लाइमेटिक इफेक्ट्स जो कि हम देख रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। कभी हम अपने ज़माने में, अपने बचपन में देखते थे कि जी सर्दी सितंबर में ही आ जाती थी, बट इस दफ़ा तो नवंबर के लास्ट वीक तक वी वर हैविंग द फैंस ऑन इन आवर रूम्स, ठीक है, टू हैविंग अ प्लेजेंट एनवायरनमेंट। तो ये सब चीज़ें इसी तरह से चल रही हैं। तो ये मज़ीद क्लाइमेट चेंज इसी तरह रहेगा, मौसमियाती तब्दीलियाँ और ज़्यादा होती जाएंगी? बिल्कुल होती जाएंगी, बिल्कुल होती जाएंगी। उसकी रीज़न यही है कि हमारी जो पॉपुलेशन है दैट वाज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है, और उसमें ज़्यादातर इफ़ेक्ट्स हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑब्वियसली हैं, दोज आर द विक्टिम्स, और हम अपनी एफर्ट्स के थ्रू उसको मिटिगेट कर सकते हैं जहाँ तक पॉसिबल हो। अच्छा, क्या हम ये स्मॉग को, या जो फॉग है, जो फॉगी वेदर है, क्या इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? क्या इसको इससे बचा जा सकता है? डेफिनेटली। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम एक अपने इन्वायरमेंट का MRI कर दें, सिटी स्कैन कर दें कि एक्चुअली हमारे सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट्स कहाँ पे मौजूद है। वंस वी विल सी इट, तो डेफिनेटली उस एरिया को, उस पॉइंट ऑफ सोर्स को ख़त्म करने में हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बट आप समझ लें कि इशू ये है कि हमें उन प्रॉब्लम्स के कॉजेज़ का ही पता नहीं चल रहा होता, और समटाइम इफ़ वी आर गेटिंग दोज डेटा सेट्स, तो दोज आर नॉट इन द सेम यूनिट। जो एकेडमिशियंस हैं, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, तो दे कैन ईजीली गेट दिस आइडिया कि हमारे पास वो यूनिट्स डिफरेंट हैं। सैटेलाइट इज़ गिविंग अस द इंफॉर्मेशन इन मोल पर स्क्वायर मीटर। अगर हम ग्राउंड मीटर्स की बात करते हैं, जो स्मोक हमें मैयर करके दे रहा हो, दैट इज़ इन PPM और द अदर यूनिट्स। सो वहाँ पे हमारा थोड़ा सा क्लैश आ रहा होता है। वी डोंट पुट आवर एफर्ट्स टू गेट इट ऑन वन यूनिट सो दैट वी हैव अ गुड कंपैरिजन रिपोर्ट्स इन आवर हैंड्स, और हम उस पर कुछ वर्किंग कर सकें। सो देयर लॉट्स ऑफ फ्लॉज जिसमें हम लेकर चल रहे हैं। और अगर लास्ट में मैं शेयर करना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की तरफ से जो रिपोर्ट आई कि लाहौर में रहने वाले हर इंसान की 7 साल ज़िंदगी जो है वो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम हो गई है। दिस लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेशन इज़ रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, very detailed information. Why don't we have that access to those data sets? Otherwise हम भी बता सकते हैं। हाँ, उसमें आपको हर एक ग्रुप के हर इंसान का डेटा चाहिए, and then you can calculate the life expectancy. Otherwise the data is very generalized and we will be very panicked कि अच्छा हमारी ज़िंदगी के 7 साल कम हो गए। लेकिन वाकई है ऐसा या नहीं है? आप क्या कहती हैं, being a researcher, क्या कहती हैं आप इसके ऊपर? Definitely the effects you are watching right now, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और जो बूढ़े हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। हमारे एस्थमेटिक इश्यूज, हमारे जो respiratory diseases हैं, eye irritation is too much, like I continuously making my eye rubbing all the day, इस particularly इस सीजन में। तो डेफिनेटली हमारे इफेक्ट्स तो आ रहे हैं जो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किए थे। सो वी डेफिनेटली
थिंक अबाउट इट कि हमें इसको किस तरह से कर्टेल करना है, बट फर्स्टली टू फाइंड आउट द रियल कॉज ऑफ स्मोक बिहाइंड इट। स्मॉग के, लेकिन आपको क्या लगता है इसकी रियल कॉज क्या हो सकती है? मतलब हमें तो यही है कि एक तो भट्टे हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, फिर फसलों को आग लगाई जाती है, ये तमाम तर है। इसके अलावा भी हो सकता है कोई रीज़न इसका? इसके अलावा भी बहुत से रीजंस आप देखते हो, जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ मेट्रो लाइन की, स्मोक वी एक्सपीरियंस इन नवंबर 2016 फॉर द फर्स्ट टाइम, और जो मेट्रो लाइन की जो कंस्ट्रक्शन हुई थी वो अक्टूबर 2015 में स्टार्ट हुई थी। राइट आफ्टर 1 ईयर हमारी वो जो स्मोक की आप सब में जो सस्पेंशन थी पार्टिकल्स की, डस्ट पार्टिकल्स की, दैट वाज इन द एयर। फिर हाउसिंग सोसाइटीज जो आपकी कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, दोज आर कंट्रीब्यूटिंग, प्लांटेशंस क्योंकि आप देखो कि एक दफ़ा जब हमारा एक लेमैन की ऑब्जर्वेशन है कि जब भी कोई व्हीकल पास करता है तो जो मिट्टी है ज़मीन की वो एकदम सस्पेंड हो जाती है कुछ टाइम के लिए, और कभी आप सूरज की वो शुआ देखें तो उसके अंदर छोटे छोटे जर्रे नजर आते होते थे। सो वो जर्रे शायद नेग्लिजिबल हम नहीं नेग्लिजिबल हैं, हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट दोज आर इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू ऑल दीज। अच्छा, दूसरा लास्टली मैं फौरन से इसका जवाब लूंगी, जिस तरह सर्दी अभी पड़ रही है, नेक्स्ट मंथ भी इसी तरह सर्दी पड़ेगी या थोड़ा सा प्लेजेंट मौसम हो जाएगा? It depends on the forecast, honestly speaking, Manipa. But yes, and there will be definitely some pleasant situation after this week. Hopefully, अच्छा, hope for the best. चले जी, प्लेजेंट मौसम हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये सर्दी इसी तरह बरकरार रहने वाली, क्योंकि बारिश बरसने के फिलहाल कोई चांसेस जाहिर नहीं किए जा रहे। हमारे साथ डॉक्टर सहर ज़िया मौजूद थी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। क्लाइमेट चेंज के हवाले से, मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से हमने बात की है। यहाँ पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।